जंगल में मेला लगा था। हर जगह पटाखे फूट रहे थे। रानो का बेटा कुकू और बेटी गुड़िया बहुत खुश थे। तभी कालू कौवा के बेटे जग्गू ने शरारत की। ए कुकू, ये देखो सबसे बड़ा पटाखा। जग्गू ने एक तेज रोशनी वाला पटाखा कुकू के बिल्कुल चेहरे के पास फोड़ दिया। धड़ाम! कुकू की आंखों में धुआं और चिंगारी चली गई। आ, मेरी आंखें! दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। अभिषेक, पीहू, रोहिणी, राखी, रिया। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब काला हो गया। कुकू बेटा, क्या हुआ? अपनी आंखें खोलिए। रानो और टुन्नू कुकू को लेकर डॉक्टर के पास भागे। डॉक्टर कबूतर ने कुकू की आंखों की जांच की। माहौल बहुत गंभीर था। रानो बहन, मुझे माफ करना। उस पटाखे की तेज रोशनी और धुएं ने कुकू की आंखों की रोशनी छीन ली है। अब ये कभी देख नहीं पाएगा। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, मेरा बेटा अभी छोटा है, वो अंधेरे में कैसे जिएगा? कोई तो रास्ता होगा। एक ही रास्ता है। नील पर्वत पर एक इच्छाधारी नागिन रहती है। उसके पास जादुई सुरमा है, लेकिन वहां जाना मौत को दावत देना है। अगली सुबह कुकू अपनी जगह से उठने की कोशिश करता है और पानी के मटके से टकराकर गिर जाता है। माँ, क्या सुबह हो गई? मुझे सूरज क्यों नहीं दिख रहा? क्या अभी भी रात है? भैया, सुबह हो गई है, लेकिन आप देख नहीं सकते। रानो ये देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। एक माँ अपने बच्चे को ऐसे लाचार नहीं देख सकती। रानो ने अपने आंसू पोंछे और एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने पंख कस लिए। टुन्नू जी, मैं नील पर्वत जा रही हूँ। जब तक मैं अपने बेटे की आंखों में रोशनी नहीं लौटा देती, मैं वापस नहीं आऊंगी। रानो, वो रास्ता बहुत खतरनाक है। वहाँ बर्फीले तूफान आते हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो? एक माँ के लिए बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं। आप बच्चों का ख्याल रखिएगा। शाम के समय रानो जाने ही वाली थी कि उसने देखा खेल के मैदान में कालू कौवा और जग्गू कुकू को तंग कर रही हैं। अरे देखो, अंधा कुकू, अब ये हमारे साथ पकड़म पकड़ाई कैसे खेलेगा? ये तो किसी पेड़ से टकराकर ही मर जाएगा। चल हट अंधे, रास्ते से हट। खबरदार कालू भाई, आज मेरा बेटा देख नहीं सकता। इसका जिम्मेदार आपका बेटा है और आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। याद रखिएगा, वक्त बदलते देर नहीं लगती। रानो नील पर्वत की ओर उड़ रही थी। हवा बहुत तेज थी। रानो अकेली थी, लेकिन उसका हौसला बहुत बड़ा था। बस थोड़ी दूर और रानो, हिम्मत मत हारना, कुकू तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नील पर्वत पर बहुत ठंड थी। रानो के पंख जमने लगे थे। तेज हवा उसे पीछे धकेल रही थी। हू। रानो एक चट्टान के पीछे छिप गई। उसके शरीर में ताकत नहीं बची थी, लेकिन बेटे का चेहरा याद आते ही उसने फिर उड़ान भरी। रानो ठंड से जमने ही वाली थी कि वो बेहोश होकर बर्फ पर गिर गई। तभी वहाँ एक सफेद भालू आया। अरे, ये नन्ही चिड़िया यहाँ इतनी ठंड में क्या कर रही है? ये तो मर जाएगी। भालू ने रानो को उठाया और अपनी गुफा में ले जाकर आग के पास रखा। रानो को होश आया। धन्यवाद भालू दादा, आपने मेरी जान बचाई। मुझे नागिन की गुफा तक जाना है। बेटी, तुम बहुत बहादुर हो। नागिन की गुफा उस काली पहाड़ी के पीछे है। संभल कर जाना, वो बहुत चालाक है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भालू की मदद से रानो को नई ताकत मिली और वो फिर उड़ चली। रानो गुफा के पास पहुंची। वहाँ हड्डियों के ढेर लगे थे। तभी अंदर से एक भारी आवाज आई। कौन है जो अपनी मौत के पास खुद चलकर आया है? नागिन माता, मैं एक बदनसीब माँ हूँ। मुझे अपने बेटे के लिए जादुई सुरमा चाहिए। नागिन अपने असली रूप में प्रकट हुई। उसकी आंखें जल रही थीं। जादुई सुरमा?
वो बहुत कीमती है रानो। उसके बदले तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज देनी होगी। मुझे तुम्हारी सुरीली आवाज बहुत पसंद है। अपनी आवाज मुझे दे दो और सुरमा ले जाओ। मेरी आवाज? लेकिन अगर मैं बोल नहीं पाऊंगी तो अपने बच्चों को लोरी कैसे सुनाऊंगी? फैसला तुम्हारा है। आवाज चाहिए या बेटे की आंखें? रानो ने एक पल सोचा। उसने अपनी आंखों में बेटे की तस्वीर देखी। उसने नागिन को इशारे से हाँ कर दी। एक जादुई रोशनी रानो के गले से निकलकर नागिन के पास चली गई। रानो की आवाज हमेशा के लिए चली गई। बदले में नागिन ने उसे सुरमे की डिब्बी दी। रानो घर लौटी। वो बहुत थकी हुई थी। टुन्नू और बच्चे उसे देखकर दौड़ पड़े। रानो कुछ बोल नहीं पाई। उसने बस कुकू को गले लगा लिया और सुरमा निकाला। रानो, आप आ गई? क्या आप सुरमा ले आई? कुछ बोलती क्यों नहीं? रानो ने कांपते हाथों से कुकू की आंखों में सुरमा लगाया। सुरमा लगते ही कुकू ने धीरे धीरे आंखें खोली। माँ, माँ, मैं देख सकता हूँ। मुझे आप दिख रही हैं। मुझे सब दिख रहा है। कुकू खुशी से नाचने लगा। सब खुश थे। माँ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? मुझे वही लोरी सुनाइए ना। मैं बहुत दिनों से नहीं सोया। रानो ने मुंह खोला लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। सिर्फ टुन्नू समझ गया कि रानो ने क्या कुर्बानी दी है। बेटा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें रोशनी देने के लिए अपनी आवाज खो दी है। अब ये कभी गा नहीं पाएगी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें रानो के नए हरे घर पर पड़ी तो पूरा जंगल एक अजीब सी शांति में डूबा था। रानो चुपचाप अपने बच्चों को दाना खिला रही थी। तभी वहाँ कालू कौवा और उसका बेटा जग्गू आए। कालू का सिर शर्म से झुका हुआ था और जग्गू की आंखों में आंसू थे। रानो बहन, मैं अपनी करनी पर बेहद शर्मिंदा हूँ। मैंने और मेरे बेटे ने कुकू का मजाक उड़ाया, उसे अंधेरे में धकेला। लेकिन जब मैंने सुना कि तुमने अपने बेटे की आंखों के लिए अपनी आवाज तक कुर्बान कर दी तो मेरी रूह कांप गई। मैं तो एक अच्छा पड़ोसी भी ना बन सका और तुम ममता की मिसाल बन गई। कुकू भाई, मुझे माफ कर दो। मेरी एक शरारत ने तुम्हारी माँ की आवाज छीन ली। मैं बहुत बुरा हूँ। टुन्नू चिरा गुस्से में उन्हें भगाने ही वाला था, लेकिन रानो ने आगे बढ़कर टुन्नू का पंख पकड़ लिया और मना किया। उसने जमीन पर अपनी चोंच से एक लकीर खींची और जग्गू का हाथ कुकू के हाथ में थमा दिया। रानो बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखों से ममता की ऐसी भाषा बह रही थी जिसे पूरा जंगल समझ पा रहा था। वो चाह रही थी कि बच्चे नफरत को भूलकर दोस्ती का हाथ थामे। कालू कौवा फूट फूट कर रोने लगा। रानो, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। आवाज भले ही नागिन के पास चली गई हो, लेकिन तुम्हारी खामोशी आज पूरे जंगल में सबसे ऊंची और सबसे मीठी गूंज बन गई है। तुम सिर्फ एक पक्षी नहीं, तुम साक्षात ममता का रूप हो। कुकू ने अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया। माँ, आप भले ही लोरी ना गा सके, लेकिन आपकी धड़कनों की आवाज मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर संगीत है। कुकू अपनी माँ से लिपटकर रोने लगा। उस दिन जंगल ले जाना कि माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए अपना सब कुछ त्याग सकती। जंगल में शाम का समय था। आसमान में काले और डरावने बादल घिर रहे थे। पुराने बरगद के पेड़ पर बैठे उल्लू काका ने हवा के रुख को भांप लिया था। सावधान! जंगल के सभी पक्षियों, सावधान हो जाओ। बहुत भयंकर तूफान आने वाला है। अपने अपने घरों को मजबूत कर लो। यह बारिश साधारण नहीं होगी। उल्लू काका की चेतावनी सुनकर रानो चिड़िया तुरंत काम पर लग गई। वह नदी किनारे से गीली मिट्टी लाकर। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। शिप्रा, शाइस्ता, मोहम्मद अब्दुल्ला, भावना, प्रीशा। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, पानी में लूं तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। अपने घोंसले की दीवारों को पक्का कर रही थी।
मुझे जल्दी हाथ चलाना होगा और एक पल भी बर्बाद नहीं करना है। अगर पानी मेरे घोंसले के अंदर आ गया तो मेरे छोटे छोटे बच्चों को बहुत तेज ठंड लग जाएगी और वे बीमार पड़ जाएंगे। एक माँ के लिए उसके बच्चों की सुरक्षा, उनके आराम और स्वास्थ्य से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ नहीं है। मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी मेरा परिवार है। जंगल के दूसरे छोर पर एक सूखे पेड़ पर बुल्ला चील बैठा शैतानी हंसी हंस रहा था। उसने नीचे एक जादुई पेड़ लगवाया था जिस पर रंग बिरंगे नेल पॉलिश जैसे फल लटक रहे थे। आज ये मूर्ख पक्षी मेरी जाल में जरूर फंसेंगे। जैसे ही वो इस चमकते रस को अपने पंखों पर लगाएंगे वो उड़ नहीं पाएंगे और फिर मैं मजे से दावत उड़ाऊंगा। तभी कालू कौवा और गोरी कौवी उड़ते हुए उस जादुई पेड़ के पास पहुँचे। पेड़ से टपकता हुआ रंगीन रस देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। कालू जी, जरा देखिए तो, ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। इसके रस से तो मेरे नाखून और पंख रानियों की तरह चमकने लगेंगे। हाँ गोरी, आप सही कह रही हैं। चलो जल्दी से ये जादुई पॉलिश लगा लेते हैं, फिर पूरा जंगल हमें देखता रह जाएगा। थोड़ी देर बाद बिंदिया चिड़िया उड़ती हुई रानो के घोंसले के पास आई। रानो अभी भी तिनके जोड़ रही थी। अरे रानो बहन, तुम अभी तक इस मिट्टी में सनी हुई हो? वहाँ जंगल के बीच में एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ आया है। चलो ना, हम भी थोड़ा सज लेते हैं। बिंदिया बहन, मुझे माफ करना, लेकिन इस समय मेरे लिए सजना संवरना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मेरी प्राथमिकता मेरे बच्चों की सुरक्षा है। उल्लू काका ने चेतावनी दी है कि भयंकर तूफान आने वाला है। आप भी मेरी बात मानिए और अपना समय बर्बाद मत कीजिए। जल्दी से अपना घर ठीक कर लीजिए ताकि तूफान का सामना कर सके। सजना संवरना और दिखावा तो बाद में, आराम से कभी भी हो सकता है, लेकिन अगर तूफान में घर टूट गया तो हम सब बेघर हो जाएंगे। रानो की बात अनसुनी करके बिंदिया वहाँ से उड़ गई और जादुई पेड़ पर पहुँच गई। वहाँ हरियाली तोती, हरिया तोता और बबली कबूतरी पहले से ही अपने पंखों को रंगने में व्यस्त थे। अरे वाह, देखो हरिया, मेरे पंख कैसे लाल और गुलाबी हो गए हैं। अब मैं इस जंगल की सबसे सुंदर तोती लग रही हूँ। सचमुच रानो तो पागल है जो इतनी मेहनत कर रही है। असली मजा तो यहाँ है। अचानक जोरों की गड़गड़ाहट हुई और आसमान एकदम काला हो गया। तेज हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अरे ये क्या, बारिश तो बहुत तेज है। चलो जल्दी यहाँ से उड़कर किसी सुरक्षित जगह चलते हैं। जैसे ही बारिश का पानी उस जादुई नेल पॉलिश पर पड़ा, वो रंग पत्थर जैसा सख्त और भारी गोंद बन गया। पक्षियों ने उड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं पाए। बचाओ कालू जी, मेरे पंख तो चिपक गए हैं। मैं उड़ नहीं पा रही हूँ। ये पॉलिश तो गोंद बन गई है। मैं भी फंस गया हूँ गोरी, मेरे पैर पेड़ की डाल से चिपक गए हैं। ये तो कोई चाल थी। पेड़ के ठीक ऊपर वाली डाल पर बुल्ला चीला बैठा। अपने शिकार को फंसा हुआ देखकर उसकी लार टपकने लगी। बहुत शौक था ना सजने का, अब तुम सब यहीं बैठो। आज बारिश में पकौड़ों की जगह मैं तुम सबको खाऊंगा। रानो अपने पक्के और सूखे घोंसले में अपने बच्चों को पंखों में छुपाए बैठी थी। तभी हवा के साथ उसके कानों में कालू और गोरी के रोने की आवाज आई। ये आवाजें तो मेरे दोस्तों की है। वो जरूर किसी बड़ी मुसीबत में हैं। ये सही है कि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मेरा मजाक उड़ाया था, लेकिन इस भयंकर तूफान में मैं उन्हें मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। किसी की जान बचाना सबसे बड़ा धर्म है। एक माँ का दिल पत्थर का नहीं हो सकता। मैं तुरंत उनकी मदद करने जाऊंगी। रानो ने तुरंत अपने घोंसले से फिसलन वाला तेल लिया जो उसने दरवाजे पर लगाने के लिए रखा था और तूफान के बीच जान पर खेलकर जादुई पेड़ की तरफ उड़ चली। हिम्मत मत हारना दोस्तों, मैं आ गई हूँ। मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। जल्दी से ये तेल अपने पंखों पर मलो, ये गोंद छूट जाएगा और तुम सब उड़ पाओगे। जल्दी करो, समय कम है। ए छोटी चिड़िया, तू मेरा शिकार खराब करने आई है? अभी बताता हूँ तुझे।
रानो ने फुर्ती से तेल सबको दिया और खुद भुल्ला झील का ध्यान भटकाने लगी। तेल लगते ही गोंद छूट गया और सभी पक्षी जान बचाकर रानो के मजबूत घोंसले में आ गए। भुल्ला झील बारिश और तूफान से हारकर भाग गया। रानो बहन, हमें माफ कर दो। हमने दिखावे के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी। आज समझ आया कि असली सुंदरता तुम्हारे त्याग और ममता में है। कोई बात नहीं गोरी बहन, जान बची तो लाख हो पाए। ये याद रखना कि मुसीबत बताकर नहीं आती और बाहरी चमक दमक हमेशा धोखा देती है। इसलिए हमेशा दिखावे से ज़्यादा तैयारी और सुरक्षा ज़रूरी होती है। अपनी ऊर्जा सही जगह लगाओ, अपने परिवार को सुरक्षित रखने। जंगल में बहुत तेज आंधी आई थी। रानो चिड़िया और उसके पति टुन्नू का छोटा सा घोंसला जमीन पर गिरकर टूट चुका था। दोनों बहुत उदास बैठे थे। रानो, हमारी किस्मत ही खराब है। हम गरीब पक्षियों के पास ना तो मजबूत पेड़ है और ना ही अपना घर। अब हम कहाँ जाएंगे? टुन्नू जी, हिम्मत मत हारिए, घर तो फिर से बन जाएगा। हम फिर से तिनके जोड़ लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि मैं अब अंडे देने वाली हूँ। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। अनमोल, सूरज कुमार, अरफिया, सना फातिमा, मुस्कान शाजिया, सुपी। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर के अगर इस बार हमारे बच्चों को इस तरह के किसी हादसे या किसी शिकारी से कोई नुकसान हो गया तो मैं शायद ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी। हमें इस बार कुछ बहुत ही सुरक्षित करना होगा। अभी रानो सोच ही रही थी कि तभी पड़ोस से रोने की आवाजें आने लगी। रानो और टुन्नू उड़कर वहां पहुंचे। मेरा सब कुछ लुट गया। वो निर्दयी काला नाग मेरे सतरंगी अंडे खा गया। हम कुछ नहीं कर पाए। वो चुपके से आया और सब खत्म कर दिया। जंगल में खतरा हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। हरियाली बहन, मैं आपके दर्द को महसूस कर सकती हूँ। अब मुझे सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ अलग सोचना होगा। सिर्फ एक साधारण घोंसला अब काफी नहीं है। हमें इस बार किसी भी कीमत पर एक ऐसा सुरक्षित ठिकाना बनाना होगा जो किसी किले से कम ना हो। अब बारिश रुक चुकी थी। रानो नदी किनारे पानी पीने आई, लेकिन उसका ध्यान मजबूत लंबी घास और कंटीली झाड़ियों पर था। टुन्नू जी, मुझे एक शानदार उपाय सूझा है। हम अपना घर बिल्कुल भी आम तरीके से नहीं बनाएंगे। हम इन मजबूत घासों को बुनकर एक बहुत ही अनोखा 3 मंजिला लटकता हुआ घर बनाएंगे, जिसे कोई भी शिकारी आसानी से ना ढूंढ पाए और ना ही उसमें घुस पाए। 3 मंजिला? लेकिन हमारे पास तो तिनके जोड़ने की ताकत भी नहीं बची है। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए टुन्नू जी। मैं जानती हूँ कि ये मुश्किल है, पर मैं सब संभाल लूँगी। बस आप मेरी मदद के लिए ये बहुत चिपचिपा गोंद और ये नुकीले कांटे जमा कीजिए। मैं अपनी पूरी जान लगाकर इन मजबूत घासों को बुनती हूँ। गरीब हूँ तो क्या हुआ, मैं एक माँ हूँ और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए मैं हार बिल्कुल नहीं मानूंगी। रानो और टुन्नू अपनी चोंच में ढेर सारा सामान लेकर उड़ रहे थे। कालू कौवा और गोरी ये देख रहे थे। अरे देखो गोरी, ये रानो पगलिया गई है। इतना भारी सामान लेकर जा रही है। लगता है जंगल में महल बनाएगी। मजाक मत उड़ाइए कालू जी, बेचारी बहुत मेहनती है। पेट में अंडे है, फिर भी काम कर रही है। रानो ने दिन रात एक कर दिया। उसने घास को बुनकर एक लंबा लटकता हुआ घोंसला तैयार किया। रानो, ये सबसे नीचे वाला हिस्सा तो एकदम खुला है। इसमें तो कोई भी घुस जाएगा। यही तो मेरी सबसे बड़ी चाल है टुन्नू जी। ये सबसे नीचे वाली मंजिल मैंने जानबूझकर दुश्मनों के लिए बनाई है। इसमें मैंने अंदर तक कांटे और मजबूत चिपचिपा गोंद भर दिया है। जो भी शिकारी लालच में इस रास्ते से अंदर आएगा वो बुरी तरह फंस जाएगा। हम बीच वाली मंजिल में रहेंगे, जिसका रास्ता मैंने बहुत टेढ़ा मेढ़ा बनाया है। कोई बड़ा जानवर या पक्षी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा।
घर बनकर तैयार हो गया था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। ऊपर आसमान में एक खूंखार चील की नजर रानो के नए घर पर पड़ी। अरे वाह, नया घोंसला। लगता है ताजे अंडों की दावत मिलने वाली है। बस सही वक्त का इंतजार है। रानो जानती थी कि वो अकेले चील से नहीं लड़ सकती। वो अपनी हिचकिचाहट छोड़कर कालू के पास गई। कालू भैया, गोरी दीदी, मैं जानती हूँ हम गरीब हैं, लेकिन आज मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे अंडे आने वाले हैं। हम तुम्हारी मदद क्यों करें? हमें क्या मिलेगा? एक माँ की दुआ मिलेगी भैया। बस जब मैं दाना लेने जाऊँ, आप मेरे घर पर नजर रखिएगा। कालू जी, मान जाइए ना, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूँगा। रानो ने अपने 3 प्यारे अंडे दिए। कई दिन बाद फिर मौसम खराब हो रहा था। मेरे प्यारे बच्चों, तुम जल्दी बाहर आ जाओ। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बहुत सुरक्षित घर बनाया है। तभी पेड़ के तने पर सरसराहट हुई। मौत ऊपर चढ़ रही थी। काला नाग अपनी जीभ लपलपाते हुए रानो के घोंसले की तरफ बढ़ रहा था। उसे अंडों की महक आ रही थी। आज तो बहुत मजा आएगा। नया घर और नया शिकार, कोई नहीं बचा सकता इन्हें। काला नाग रानो के अंडों के लालच में घोंसले के सबसे नीचे वाले छेद में घुस गया, लेकिन ये रानो की चाल थी। वो रास्ता आगे से बंद था और बहुत टाइट था। अरे, ये रास्ता तो बंद है। मैं तो बुरी तरह फंस गया। मैं न आगे बढ़ पा रहा हूँ और न ही पीछे मुड़ पा रहा हूँ। रानो ने मुझे फंसा दिया। नाग वहाँ फंसा हुआ तड़प रहा था। तभी ऊपर से चील ने हमला करने के लिए उड़ान भरी, लेकिन जैसे ही वो घोंसले के पास पहुँची, उसने लटकते हुए नाग को देखा। अरे बाप रे, यहाँ तो पहले से काल बैठा है, तो ये नाग मुझे ही डस लेगा। भागो यहाँ से। भाग जा चील, वरना ये नाग तुझे छोड़ेगा नहीं। चील नाग को देखकर डर गई और बिना हमला किए भाग गई। कालू और गोरी ने उसे दूर तक खदेड़ दिया। नाग भी थककर पेड़ से नीचे गिर गया। खतरा टल चुका था। सूरज की पहली किरण के साथ रानो के अंडों में हलचल हुई और नन्हे बच्चे बाहर आए। देखो टुन्नू जी, हम जीत गए। हमारी गरीबी नहीं, हमारी सूझबूझ जीती है। रानो की खुशियों की आवाज सुनकर कालू कौवा बाहर डाल पर आकर बैठ गया। उसने उस लटकते हुए मजबूत घर को गौर से देखा। मान गए रानो, सच में तुम्हारा ये 3 मंजिला किला तो कमाल का है। तुमने साबित कर दिया कि बड़ा घर सिर्फ तिनकों से नहीं, दिमाग से बनता है। उस दिन जंगल के सभी पक्षियों ने सीखा कि मुसीबत चाहे नाग जैसी हो या चीन जैसी, अगर परिवार और पड़ोसी साथ हों और हिम्मत से काम लिया जाए तो जीत पक्की है। नाग देवता, मैं आपके हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रार्थना करती हूँ। कृपया मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए। अभी तो उन्होंने इस खूबसूरत दुनिया की रोशनी भी नहीं देखी है। मैं एक माँ हूँ और मेरा दिल फटा जा रहा है। आप मुझ पर थोड़ी सी तो दया कीजिए। मेरा ये छोटा सा घर मत उजाड़िए। मेरे जीवन का आधार मत छीनिए। दया? भूख लगने पर दया नहीं, भोजन देखा जाता है टुनटुनी। तुम्हारे ये ताजे अंडे मेरी भूख मिटाएंगे। हट जाओ सामने से। टुनटुनी चिड़िया रोती रही, चीखती रही, लेकिन निर्दयी काले नाग ने उसकी एक ना सुनी और एक एक करके उसके सारे अंडे निगल लिए। पास की डाल पर बैठा बंडी कबूतर यह देखकर थर थर कांप रहा था। हे भगवान, ये कितना बड़ा अनर्थ है। आज टुनटुनी का घर उजड़ा है, कल हम में से किसी की भी बारी आ सकती है। इस जंगल में अब हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। नाग अंडे खाकर वहां से रेंगता हुआ चला गया। पीछे छोड़ गया सिर्फ टूटे हुए सपने और एक माँ का विलाप। इसी डर के साए में रानो की सुबह शुरू होने वाली थी। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अपनी माँ को माफ कर देना। मेरा मन तो जरा भी नहीं करता आपको इस घोंसले में अकेला छोड़कर जाने का। मेरा दिल कहता है कि मैं बस यहीं बैठी रहूं और आपके आने का इंतज़ार करूं। लेकिन अगर मैं आज काम पर नहीं गई, अगर मैंने कुछ नहीं कमाया, तो जब आप दुनिया में आएंगे तो मैं आपको क्या खिलाऊंगी?
यह जिम्मेदारी का बोझ मुझे हर रोज तड़पाता है और उठने पर मजबूर करता है। मुझे जाना होगा ताकि मैं आपके लिए पेट भरने का इंतजाम कर सकूं। रानो भारी मन से घोंसले से निकलकर आसमान में उड़ चली। नीचे जंगल हरा भरा था, लेकिन रानो के मन में सिर्फ गरीबी और जिम्मेदारी का बोझ था। हे मेरे ईश्वर, मेरे बाद मेरे इन नन्हे अंडों की रक्षा करना। आप ही मेरे एकमात्र सहारे हैं। हम गरीबों के पास दौलत, महल या कोई सुरक्षा नहीं होती, बस एक अटूट उम्मीद होती है कि सब ठीक होगा। मुझे अपने काम पर भरोसा है। आज मैं अपने हर्बल बर्गर ज़रूर बेचूंगी, तभी शाम को मेरे बच्चों के लिए चूल्हा जलेगा और उन्हें पोषण मिलेगा। मेरी मेहनत ही मेरी पूंजी है। रानो ने जंगल के बाजार में अपना छोटा सा हर्बल बर्गर का ठेला लगाया। वह जल्दी जल्दी पत्तों और फलों से बर्गर तैयार करने लगी। तभी वहाँ हरिया तोता और हरियाली तोती आए। अरे रानो बहन, आज तो बड़ी जल्दी दुकान लगा ली। हमें 2 बढ़िया वाले बर्गर देना, बहुत जोरों की भूख लगी है। जी भैया, अभी देती हूँ। आप लोग खाइए और बताइए कैसा बना है। इसमें मैंने ताज़ी जड़ी बूटियाँ डाली हैं। दूसरी तरफ जंगल के एक अंधेरे कोने में एक पुराने सूखे पेड़ पर काला नाग कुंडली मारे बैठा था। उसकी नज़र रानो के घोंसले की तरफ थी। रानो आज जल्दी चली गई। बहुत दिनों से कोई ताजा अंडा नहीं खाया। आज उसकी गरीबी का फायदा मैं उठाऊंगा। जब वो बर्गर बेचेगी, मैं दावत उड़ाऊंगा। रानो के घर के पास वाले पेड़ पर कालू कौवा और गोरी कौवी बैठे थे। वे रानो की परेशानी समझते थे। कालू जी, मुझे रानो बहन की बहुत चिंता होती है। वो बेचारी अकेली जान दिन भर मेहनत करती है। हमें उसके पीछे उसके घर का ख्याल रखना चाहिए। तुम सही कह रही हो गोरी। पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। मैं यही बैठकर निगरानी करता हूँ। तुम भी सतर्क रहना। जंगल से बहुत ऊपर पहाड़ की चोटी पर एक खतरनाक चील बैठा था। उसकी पैनी नजरें शिकार ढूंढ रही थी। उसे अंडों से ज्यादा मांस की तलाश थी। आज तो कोई बड़ा शिकार चाहिए। छोटे मोटे कीड़ों से मेरा पेट नहीं भरने वाला। आज किसी बड़े जानवर का मांस मिल जाए तो मजा आ जाए। दोपहर हो चुकी थी। सन्नाटा छाया हुआ था। काला नाग धीरे धीरे रेंगता हुआ रानो के पेड़ पर चढ़ने लगा। बबली कबूतरी जो पास ही बैठी थी, उसने नाग को देख लिया। अरे बाप रे, वो देखो, काला नाग रानो के घर की तरफ जा रहा है। अगर मैंने शोर नहीं मचाया तो अनर्थ हो जाएगा। बचाओ, कोई बचाओ। बाजार में रानो ग्राहकों को संभालने में व्यस्त थी। तभी बबली कबूतरी बदहवास होकर वहां पहुंची। रानो, रानो, जल्दी घर चलो। वो काला नाग तुम्हारे घोंसले में घुसने वाला है। वो तुम्हारे बच्चों को खा जाएगा। क्या? मेरे बच्चे? हे मेरे भगवान, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अभी आ रही हूँ। मुझे तुरंत जाना होगा। मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे जीवन की सारी पूंजी तो उन्हीं अंडों में है। मैं बर्गर बाद में बेचूंगी। पहले मुझे मेरे बच्चों के पास जाना होगा। काला नाग घोंसले के एकदम करीब पहुंच गया था, लेकिन तभी कालू कौवा फुर्ती से आकर उसके रास्ते में खड़ा हो गया। रुक जाइए नाग देवता, आप ये क्या कर रहे हैं? एक गरीब माँ की मेहनत पर पानी मत फेरिए। आप वापस चले जाइए। रास्ते से हट जाओ कालू। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे भूख लगी है और मैं वो अंडे खाकर ही मानूंगा। कालू समझ गया कि वह नाग से लड़कर नहीं जीत सकता। उसने तुरंत अपना दिमाग लगाया और तेजी से ऊपर उड़ गया जहां चील मंडरा रही थी। अरे चील भाई, आप वहाँ सूखी हड्डियों की तलाश में क्यों हैं? नीचे देखिए, एक मोटा ताजा काला नाग धूप सेक रहा है। इतना मांस तो आपको हफ्तों तक नहीं मिलेगा। चील ने नीचे देखा और उसे मोटा नाग दिखाई दिया। वह बिजली की रफ्तार से नीचे झपटी। ठीक उसी वक्त रानो भी वहां पहुंच गई। आज तो शाही दावत होगी। चील ने अपने पंजों से नाग को जकड़ लिया। छोड़ो मुझे, बचाओ।
नाग और चील गुत्थम गुत्था होकर झाड़ियों में जा गिरे और चील नाग को लेकर दूर उड़ गई। खतरा टल चुका था। रानो अपने अंडों से लिपटकर रोने लगी। उसके बच्चे सुरक्षित थे। कालू, गोरी और बबली सब वहाँ मौजूद थे। कालू भाई, गोरी बहन, आज अगर आप लोग नहीं होते तो मेरी दुनिया उजड़ जाती। आप लोगों ने साबित कर दिया कि अपने तो वो होते हैं जो मुसीबत में साथ दें। शुक्रिया मत कहिए रानो जी। जंगल में हम सब एक परिवार है। आपकी ममता जीत गई। उस शाम रानो ने एक भी पैसा नहीं कमाया था, लेकिन उसने दौलत से भी कीमती चीज, सुरक्षा और सच्चे दोस्त कमा लिए।